पूरे देश में तो अब ईडी का फुल फॉर्म है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस। नरेंद्र मोदी अब एक एसेट नहीं रहे, उस पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गए हैं। 4 जून के बाद आप देखिएगा उस पार्टी में क्या क्या होता है। नरेंद्र मोदी ने देश का संविधान नहीं पढ़ा, आप हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। टेम्पो भर भर के आप लोगों को पैसा दिया है अदानी अंबानी ने, वो कहाँ पर रखा है आपने? प्रधानमंत्री ने कहा है कि अदानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को, इसलिए तो आप लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। कहाँ रखा है आपने इतना पैसा? और 2019 के राहुल गांधी और इस आज के समय के राहुल गांधी में क्या फ़र्क आप देखते हैं? घर छोड़ के हिमालय भी चले गए थे, इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, चाय का भी काम कर रहे थे और MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कर रहे थे। एक ही वक्त में वो आदमी क्या क्या हासिल कर दिया हमें समझ में नहीं आता। जैसे अब 10 साल में एक ही वक्त में उन्होंने, पप्पा ने यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, पप्पा ने गाजा का वॉर रुकवा दिया, पप्पा मणिपुर कुछ नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक अलग और बहुत ही खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज के जो मेहमान हैं, आप इन्हें लगातार टीवी पर देखते हैं, इनके जो रील्स हैं वो बहुत वायरल होते हैं, हर जगह पर इनकी बातचीत होती है। ये महाराष्ट्र में आए हैं, देश भर का दौरा कर रहे हैं, हमने इन्हें पकड़ लिया। हमने कहा कि आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन खेड़ा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आप यूपी होके आए, आप महाराष्ट्र में आए हैं, आप देश भर का दौरा कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप देश भर में, क्या कुछ हो रहा है, अगर आप बताएं। जो एक परिवर्तन की हवा बाकी देश में दिख रही है, मुझे लगता है कि मैं उस परिवर्तन की हवा की गंगोत्री में आया हूँ महाराष्ट्र, क्योंकि वो हवा शुरू यहीं से हुई। जो लोगों को के मन में एक विचार आया महाराष्ट्र में कि गलत किया, NCP के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एक सरकार को किस तरह से गिराया गया, ED को इस्तेमाल किया, CBI को इस्तेमाल किया। पूरे देश में तो अब ED का फुल फॉर्म है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि ये ED की सरकार है। और कैसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ, कैसे जिन प्रफुल्ल पटेल जी के लिए प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि इकबाल मिर्ची से रिश्ता है, दाऊद इब्राहिम से रिश्ता है, अब वो प्रफुल्ल पटेल जी के साथ हैं। तो क्या रिश्ता तब नहीं था? तब नहीं था तो आपने ऐसे आरोप क्यों लगाए? माफ़ी मांगिए। जिन अशोक चव्हाण जी के लिए कहते थे आदर्श घोटाले में शामिल हैं, या तो वो आरोप गलत थे तो माफ़ी मांगे देश से और कांग्रेस से और अशोक चव्हाण जी से, और अगर आरोप सही हैं तो अब उनके साथ क्यों बैठे हैं? तो ऐसे सवाल महाराष्ट्र के लोगों के मन में तो आ ही रहे हैं। अजीत पवार एक और उदाहरण है, छगन भुजबल एक और उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो जो वॉशिंग मशीन है, बड़ी महंगी वॉशिंग मशीन है, 8,500 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मिले थे, उससे खरीदी है ये। उस वॉशिंग मशीन का सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग कहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसमें धुल कर आ चुके हैं बाहर, अब सफ़ेद दिख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अनेक नेताओं पर हुआ। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल पूछते हैं कि जो 2014 और 19 के चुनाव में आप पूरे प्रचार में हमारे नेताओं के खिलाफ आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अगर वो आरोप सच्चे थे तो उन नेताओं को अपने पास क्यों लिया, और झूठे थे तो माफ़ी मांगी। जी, आप जो कह रहे हैं, आप ये भी है लाजिम कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आप कह रहे हैं कि हालात अच्छे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहती है कि 400 पार वो आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुंबई में हम बैठे हैं सर, परसों वो आए तो पहले वो गए नासिक, फिर गए वो कल्याण, फिर मुंबई में रोड शो किया। आज जब हम बात कर रहे हैं शाम को शिवाजी पार्क में वो रैली करने वाले हैं, क्या आपको नहीं लगता मोदी इफेक्ट का असर पड़ेगा? उसके साथ में एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी हैं, देश में अलग अलग जगहों पे हैं। आपके यहाँ से गए हुए अशोक चव्हाण हैं उनके साथ में, मिलिंद देवरा हैं उनके साथ में, तो फर्क तो पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, और भी किसी को ले जाना है तो ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी की शक्ल दिखती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के वोट सीटें कम होती चली जा रही हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी अब एक एसेट नहीं रहे, उस पार्टी के लिए वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गए हैं। 4 जून के बाद आप देखिएगा उस पार्टी में क्या क्या होता है। ये क्यों कहते हैं आपकी वो एक एसेट नहीं लायबिलिटी हो गए हैं? भाई, अगर घाटकोपर के रोड शो में, जहाँ गुजरात बाहुल क्षेत्र है, गुजरात से बसें भर भर के लानी पड़ रही हों, तो आप समझ सकते हो 10 साल में इन्होंने क्या हासिल किया, क्या लोगों को जीता, उनके दिल को जीता। आप खुद, आप बड़े जाने माने पत्रकार हैं, आपको मालूम है गुजरात की में क्या स्थिति हुई है इस चुनाव में, आपको मालूम है राजस्थान में क्या स्थिति हुई है इस चुनाव में, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने जा रही है इस चुनाव में। तो अब नरेंद्र मोदी का वो असर उल्टा पड़ने लग गया है। हम तो चाहते हैं
कि वो और प्रचार करें। हम तो चाहते हैं वो सब जगह जा जाकर प्रचार करें। अगर कोई सीट रह गई हो तो हम उनको टिकट दे देंगे हवाई जहाज की, साहब वहाँ भी चले जाइए, क्योंकि हमें बड़ा लाभ होता है। देखिए मोदी जी की जो भी रैली हमने देखी है, बिना कांग्रेस का नाम लिए और बिना राहुल गांधी का नाम लिए वो कोई रैली खत्म नहीं होती है। और बार बार एक तरफ वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, हालांकि हमने पूरी मैनिफेस्टो ढूंढी और चश्मा पहन के ढूंढा कि हमें नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये जो कहते हैं कि 2 भैंस है तो 1 भैंस चली जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि आप लोगों ने केवल एक धर्म के लोगों के लिए काम किया है और आप जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को आप जो हैं वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इसका जवाब आप क्या देते हैं? क्योंकि चश्मा पहन के हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, हाँ, कितने लाख का चश्मा है बताइए? नरेंद्र मोदी का चश्मा 2 लाख का है। हाँ, वो पढ़ के, वो पहन के आप पढ़ते तो आपको वो सब दिखता जो उसमें नहीं लिखा है। वो स्पेशल चश्मा है। नरेंद्र मोदी ने देश का संविधान नहीं पढ़ा, आप हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। लेकिन हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे पास तो पैसा था नहीं प्रचार करने का, हम तो बड़े चिंतित थे कि साहब इतना अच्छा न्याय पत्र हमारा मैनिफेस्टो बना है, अब इसको हम घर घर कैसे पहुंचाएं। वो काम नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कर दिया। जितना हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया उतना हम खुद नहीं कर पाए, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने संविधान का जिक्र किया तो एक जो भाषा हर जगह पे हो रही है तो उसमें इंडिया अलायंस की ओर से सर ये कहा जाता है कि संविधान बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये क्यों लगता है आपको कि संविधान, अगर नरेंद्र मोदी आते हैं वापस तो संविधान जो है वो बदला जाएगा या संविधान में संशोधन किए जाएंगे, या संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को लाना चाहिए? ये बात कब शुरू हुई? ये बात जब अनंत हेगड़े ने सबसे पहले कहा कि 400 सीटें दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे, वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद ज्योति मिर्धा बोली, लल्लू सिंह बोले, अरुण गोविल बोले, दिया कुमारी बोली, लगातार सब इनके नेता बोल रहे हैं 400 सीटें चाहिए। हमको भी दिमाग में आया कि साहब जब सरकार 272 पे ही बन जाती है तो 400 क्यों चाहिए। फिर इनके सब बातें सुनी, इनके भाषण सुने तो समझ में आया कि ये नियत असली ये है कि इन्हें संविधान बदलना है। फिर और रिसर्च की तो 2015 बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त दत्तात्रेय होसबोले जी की टिप्पणी आ गई कि साहब आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो हमला इनको संविधान पे करना है, हमला इनको आरक्षण पर करना है। और ये आज का इतिहास नहीं है, संघ से जुड़े हुए, विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने और संगठनों ने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। इस संविधान के खिलाफ ये शुरू से रहे हैं। इस संविधान के पक्ष में कभी संघ का कोई स्टेटमेंट उस वक्त नहीं आता था जब संविधान बन रहा था, तो बड़े खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को काले झंडे दिखाते थे, पथराव किए जाते थे उन पर। तो जाहिर सी बात है कि ये इनका एक मिशन है और उस मिशन को हासिल करने के लिए इन्हें 400 सीटें चाहिए। ठीक। सर अगर बात करें इस पूरे चुनाव की तो आप लोगों के साथ 4 चरण हो चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं कुछ दिनों में 5वें चरण का जो है मतदान भी होने वाला है। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं? एक तो हमने बात की कि भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो संविधान को बदला जाता है, इसके आपने कुछ तथ्य दी, लेकिन आप लोगों को जनता क्यों चुने? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, जो न्याय यात्रा और न्याय यात्रा से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या मकसद था कि एक भारत की जो आत्मा है उस पर हमले प्रहार पिछले 10 साल से बहुत हो रहे हैं। तो उस आत्मा को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है कि कोई भारत को जोड़ने के लिए निकले, उसके जो ज़ख्म है उसको सहलाने के लिए निकले, जो राहुल गांधी ने बखूबी किया। लेकिन इसके साथ साथ संवाद भी हुआ, कई वर्गों से संवाद हुआ, नौजवानों से हुआ, महिलाओं से हुआ, आदिवासियों से, वंचितों से, शोषितों से, दलितों से, माइनॉरिटीज़ से, सब किसानों से, पत्रकारों से, सबसे संवाद हुआ। और उस संवाद का जो निचोड़ है वो उस न्याय पत्र में आपको दिखता है। लोगों के मन की बात दिखती है, जो लोगों को आकांक्षाएं हैं अपनी राजनीति से, देश की राजनीति से, देश के राजनीतिक दलों से, वो हमने उस न्याय पत्र में रखा है। तो हमारा एजेंडा हमारा नहीं है, इस देश का एजेंडा है। हमारा न्याय पत्र हमारा नहीं है, इस देश का न्याय पत्र है। ये हमारे मुद्दे हैं, ये हमारा नैरेटिव है। ठीक। देखिए पवन सर, जब भी प्रधानमंत्री कोई बात करते हैं तो हम बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही है कि वो जो टेम्पो भर भर के आप लोगों को पैसा दिया है अदानी अंबानी ने, वो कहाँ पर रखा है आपने? प्रधानमंत्री ने कहा है कि अदानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं राहुल गांधी को, इसलिए तो आप लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। कहाँ रखा है आपने इतना पैसा? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, ईडी आएगी। रोज़ हम इंतज़ार करते हैं सुबह सुबह कि साहब ईडी आए, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आए।
टेम्पो के नंबर भी प्रधानमंत्री के पास होंगे, जाहिर सी बात है, पता नहीं क्यों नहीं भेज पा रहे। या तो अपने दोस्तों को बचा रहे हैं या हमें बचा रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता ऐसी हल्की बात करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक इंटरव्यू में, एक रैली में, भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में मुसलमानों पे सब कुछ लुटा दिया। दूसरे दिन दूसरी रैली में बोलते हैं मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब ऐसे प्रधानमंत्री को कौन गंभीरता से लेगा? और प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हर शब्द पूरा विश्व सुनता है, तो प्रधानमंत्री को अपने पद के वजन का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो नहीं रख पाए। 10 साल में इन्होंने प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब आप कहते हैं कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है, उनकी बात को उनकी पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते। आप यूपी से आए हैं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की बात करें, आप कह रहे हैं यूपी में क्या माहौल देखते हैं? अभी तो हमने ये भी देखा कि जब प्रधानमंत्री एक मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो योगी आदित्यनाथ को ब्लर किया जाता है उसकी तस्वीर में। जब वो वीडियो में पूजा पाठ कर रहे हैं, पीछे बिठाया जाता है, ब्लर किया जाता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। इस बार क्या माहौल आप देख रहे हैं वहाँ पर? समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, लेकिन सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक तथ्य तो ये है। दूसरा जो हमारे पक्ष में जाता हुआ तथ्य है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ये दोनों तथ्य मिलकर हमें वहाँ बहुत अच्छे नंबर, हमें संख्या की उम्मीद है वहाँ से और मिलेगी। जिस तरह से वहाँ भी समाज में एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, इशारों में, जैसे अग्निवीर योजना है ना कि 4 साल में आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, वैसे एक अग्निवीर योजना नरेंद्र मोदी जी अपने मुख्यमंत्रियों पर उन्होंने लागू कर दी। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, खट्टर साहब को घर बैठा दिया, शिवराज चौहान जी को घर बैठा दिया, रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो ये जो अग्निवीर योजना है, योगी आदित्यनाथ जी समझ गए हैं कि अग्निवीर योजना के अगले शिकार वो होने वाले, उसका प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन यही यूपी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी तो सबको कहते हैं कि डरो मत, आप डरो मत, लेकिन वो खुद जो है अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि राहुल गांधी अमेठी से ना लड़ते हुए रायबरेली से लड़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो जो कहते हैं उनको मैं जवाब दूंगा, लेकिन जो राहुल जी ने इसका जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया कि उनकी माता सोनिया जी का जो चुनाव क्षेत्र है रायबरेली, वो एक जिम्मेदारी, अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है। तो उनको स्वास्थ्य के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और वो राज्यसभा से अब आई हैं। तो मुझे लगता है एक बेटे की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं, राहुल जी ने तो दक्षिण से भी चुनाव लड़ लिया, उत्तर से भी लड़ने की हिम्मत है। प्रधानमंत्री जी, आप में हिम्मत क्यों नहीं है? दक्षिण से क्यों नहीं लड़े? क्यों डरते हो? लेकिन स्मृति ईरानी के सामने क्यों नहीं लड़े राहुल गांधी? ये एक सवाल जो है वो कई लोग पूछ रहे थे कि स्मृति ईरानी जी चाहती तो रायबरेली से अपना पर्चा भर लेती, किसने रोका था उन्हें? दिन तो बचे थे। अगर उनको इतना ही शौक है राहुल जी से ही चुनाव लड़ना है तो लड़ लेती, कौन रोक रहा था उन्हें? सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लगातार कई जगहों पर जा रहे हैं, 2 चीज़ें एक साथ पूछता हूँ। एक तो 2019 के चुनाव और आज के चुनाव में क्या फ़र्क है, एक तो इस पे, और 2019 के राहुल गांधी और इस आज के समय के राहुल गांधी में क्या फ़र्क आप देखते हैं? 2019 का चुनाव लोगों की आंखों पर पट्टी बांध के लड़वाया था, इन्होंने लड़ा था। पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, भावुक किया लोगों को, और एक भावनाओं में एक तरह से वो चुनाव लड़ा गया। 2024 में जो इनकी टेक्स्ट बुक है उसके सारे हथकंडे वो अपना के देख चुके हैं। 24 में कोई नया हथकंडा नहीं बचा। अब 10 साल भी हो गए, जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति सवाल पूछता है, हर व्यक्ति उनको याद दिलाता है, साहब आपने तो ये भाषण दिया था, ये नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत कहा था, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, ऐसा आत्मनिर्भर भारत दोगे? ये सवाल अब मोदी जी को परेशान करते हैं। अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि उस वक्त के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में क्या अंतर है? राहुल गांधी में नहीं अंतर, राहुल गांधी को कैसे लोग देखते थे उसमें अंतर आ गया। अरबों रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि के साथ जो खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने, 19 तक उसका असर ज़रूर दिखा। 24 तक आते आते लोगों को समझ में आ गया कि ये सब जो बातें उनके बारे में फैलाई गई हैं झूठी हैं,
प्रचार है, दुष्प्रचार है और पैसा खर्च करके ये किया जा रहा है। ठीक, क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या उनके साथ में जो लोग गए हैं, एक तरीके से कभी मुस्लिम द्वेष करते हैं? अब उनके कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम वापस 24 में आते हैं तो जो हमने अयोध्या में किया वही काशी और मथुरा में होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि उनके आसपास इतने मुसलमान रहते थे कि ईद के समय उनके घर पर खाना नहीं बनता था। हमने पिछले चुनाव में देखा है उनके जो एक मुस्लिम दोस्त थे उनका भी उन्होंने याद कर लिया था। तो प्रधानमंत्री के जो दो अलग अलग बयान आते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और ये मुस्लिम द्वेष वाला सर जो बयान है, क्योंकि हमने लगातार देखा है, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, उत्तर प्रदेश में हम बात कर लें अलग अलग मामलों की, जो आरोपी होते हैं वो योगी आदित्यनाथ के रैली में सबसे आगे बैठे हुए नज़र आते हैं, उनके नेताओं के जो बयान आते हैं उससे कई सारी चीज़ें दिखती हैं। तो एक पूरे 25 करोड़ लोगों को एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वो मुसलमानों के बहुत करीब हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री का बचपन के बारे में जो किस्से अगर आपको सुनने हैं तो उस मगरमच्छ को लाइए जिसको उन्होंने पकड़ा था और काबू किया था, तो मगरमच्छ का इंटरव्यू लीजिए, कुछ सच शायद वहाँ से आ जाए। प्रधानमंत्री के ज़िंदगी के बारे में या प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों पर आपको क्यों भरोसा होता है, मुझे आज समझ में नहीं आता अब तक। कैसे अब तक तो आपने उनके कितने झूठ पकड़ लिए होंगे। एक ही वक्त में मगरमच्छ से भी लड़ रहे थे, घर छोड़ के हिमालय भी चले गए थे, इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ रहे थे, चाय का भी काम कर रहे थे और MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस भी कर रहे थे। एक ही वक्त में वो आदमी क्या क्या हासिल कर दिया हमें समझ में नहीं आता। जैसे अब 10 साल में एक ही वक्त में उन्होंने, पप्पा ने यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, पप्पा ने गाजा का वॉर रुकवा दिया, पप्पा मणिपुर कुछ नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री 4 जून तक सुनते रहिए, मनोरंजन लेते रहिए। आजकल कपिल शर्मा भी सोच रहे हैं कि अपना शो बंद कर दूं, इतना बड़ा मनोरंजन हो रहा है देश में। तो और इतनी बड़ी कंपटीशन कपिल शर्मा को कहीं और से मिलेगी नहीं जहाँ जितनी यहाँ से मिल रही है। देखिए ट्रेनिंग परेश रावल ने दी है इनको, भाषण देने की ट्रेनिंग, हाव भाव की ट्रेनिंग परेश रावल से ली। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मैंने ऐसे व्यक्ति से सुना है जिसने ये देखा है ट्रेनिंग होते हुए। अच्छा, हाँ, तो कभी आप परेश रावल से पूछेंगे तो बड़े घबरा जाते हैं। मैंने एक दिन ट्वीट कर दिया तो मुझे उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि ये सच कैसे बाहर आ गया। जी, लेकिन जो दूसरी बात थी, इसमें गंभीर बात ये भी थी कि ये जो पूरा द्वेष है 25 करोड़ लोगों के खिलाफ, और इसका हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर असर देखने मिलता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी धर्म के आधार पर लोगों को लिया जाएगा। अब हम इसे हंसी मजाक में लेते हैं, हमने इसके ऊपर कई सारे शोज़ किए हैं, लेकिन एक तबका तो है ना सर इस देश में जो इसे सच मानता है, अपने ही जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उससे द्वेष फैल रहा है। तो इससे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि 25 करोड़ लोग जो हैं इस देश के, और मेरे कई दोस्त हैं जिनको अलग अलग जगहों पर कहीं पर घर नहीं मिलता। मुसलमानों को मैं आपको बता दूं, इस शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर मुसलमान हैं तो आपको घर नहीं मिलता। अब तो स्कूल के में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो ये जो 10 साल का द्वेष है इसे कैसे खत्म करेंगे, इसके लिए क्या किया जाए? सोहित जी, इस देश में, इस देश की आत्मा में इस तरह के विभाजन का स्थान है ही नहीं। ये आपको जो अभी दिख रहा है, यकीन मानिए ये एक बहुत टेम्परेरी फेज है। और इसको इस आग को हवा सत्तारूढ़ दल देता है, प्रधानमंत्री खुद देते हैं। इसलिए आपको लगता है कि आग पूरे देश में फैलेगी, नहीं फैलेगी। ये फैल ही नहीं सकती। इस देश की मानसिकता, इस देश का विचार, जिस देश में कबीर, नानक, गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान वाल्मीकि जी, इतने महान आत्माओं ने इस देश को सींचा है, इस देश की विचारधारा को सींचा है, उस देश में इस तरह की बातों का स्थान नहीं है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप देखिएगा इस देश में माहौल सुधरने में देर नहीं लगेगी। चलिए, अब थोड़ा सा हम वापस से राजनीति के 1-2 आखिरी सवाल लेते हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है? बंगाल में हमने देखा कि कांग्रेस और वो अलग अलग लड़ी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी हमने देखा कि ममता बनर्जी का रवैया किस तरह से रहा था। अब उनके जो बयान आ रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर कोई क्लैरिटी मिले कि ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के बीच में क्या रिश्ता है सर? एक क्लैरिटी हम सबके जहन में है और आपको भी होनी चाहिए। सब मछली की आंख देख रहे हैं, सब संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ राज्यों में वो हम मिलकर नहीं लड़ पाए, पंजाब में हम मिलकर नहीं लड़ पाए आम आदमी पार्टी के साथ, या बंगाल में हम ममता जी के साथ नहीं मिलकर लड़ पाए, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और अच्छी लड़ाई लड़ी।
आज पूरा देश ये मानता है कि विपक्ष ने बहुत मजबूत चुनाव लड़ा है और इसका नतीजा 4 जून को देखने को मिलेगा। देश के संविधान पे कोई आंख उठाकर देख ले, वो फिर ये सत्ता में आ नहीं सकते, ये आप लिख कर देखिए। जी, लेकिन क्या अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी की जो पार्टी साथ में आई हैं, क्या वो आगे इस गठबंधन को ले जा पाएंगे? अब महाराष्ट्र की आप बात करें, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनमें और आपके जो आइडियोलॉजी है उसमें कुछ अंतर देखने मिलते हैं। ऐसे अलग अलग जगह के मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। तो फिर क्या, जैसे महाराष्ट्र में हमने जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना गया था जिसके आधार पर यह सरकार चल रही थी। बाद में उस सरकार को तोड़ा गया, टूट गई, क्या कुछ हुआ उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या इसी तरह से कोई प्लान वर्कआउट देश भर में होगा? किस तरह से इसे आगे आप ले जाएंगे? तो कुछ प्रक्रियाएं तो दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती, पर्दे के पीछे काम चल रहा होता है। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन ने अपना ये सारा होमवर्क करके रखा है और 4 जून के बाद जब इसको अमली जामा पहनाना होगा तब सार्वजनिक भी होगा। और अलग अलग विचारधारा के दलों की आपने बात की। विचारधाराएं हो सकता है भिन्न हो, विचार एक है, आइडिया एक है, आइडियोलॉजी भले अलग अलग हो। वो आइडिया क्या है? इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना, इस देश के नौजवान को बचाना, इस देश के किसान को बचाना, इस देश की महिलाओं को बचाना, इस देश के शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, माइनॉरिटी सबको संविधान सम्मत तरीके से बचाना। यही एक आइडिया है जो हम सबको साथ लाया। 4 जून को अगर आपकी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा सर? 4 जून के बाद वो प्रक्रियाएं भी होंगी। हर चीज़ प्रक्रिया से होती है लोकतंत्र में। उस पार्टी में जिसको 1.5 लोग चलाते हैं, नड्डा जी भी शायद आधे में गिनेंगे उनको, और उस सरकार में जहाँ 1.5 लोगों की चलती है, ऐसे तो नहीं चलता लोकतंत्र। लोकतंत्र में जैसे कांग्रेस पार्टी को ही ले लो तो हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लियामेंट्री पार्टी निर्णय लेगा कि इसका लीडर कौन है। फिर गठबंधन के सब दलों की मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा। तो प्रक्रियाओं के बीच में हम पहले ही बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, आपसे रिलेटेड मुझे 2 सवाल पूछने थे। आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी आपके बयान के आधार पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बयान कई सारे नेता दे रहे हैं, कोई कार्रवाई कहीं पर नहीं होती है। क्या कुछ हुआ था या वो जो बयान दिए गए थे उसे आप स्लिप ऑफ टंग मानते हैं कि वो एक सार्काज़म के तौर पर था? और इतना कुछ करना कि आपको प्लेन में चढ़ने नहीं देना, आपके खिलाफ जिस तरह से ये किए गए थे कि बीजेपी आपके पीछे पड़ गई थी कि नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपके खिलाफ कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्या कुछ आप उससे देखते हैं या उसके बारे में? और अभी जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि साहब वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन फिर भी इन्होंने FIRs करवाई, उत्तर प्रदेश में करवाई, असम में करवाई। हवाई जहाज में बैठ गया था और उतरवा के गिरफ्तार असम पुलिस ने किया। वो तो सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे राहत दी और आज भी मैं उत्तर प्रदेश में अब केस लड़ रहा हूँ। कुछ वक्त पहले तक तो हर हफ्ते मुझे जाना पड़ता था। तो ठीक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें ये सब तो होता है। लेकिन आप अगर तुलना कीजिए, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आते हैं और बहुत वाहियात से बयान आते हैं, और वो स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, वो तो स्लिप ऑफ द इंटेंशन है बिल्कुल। उसमें आप देखते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती। और इसमें मैं खुलकर कहूँगा कि चुनाव आयोग भी आँख और कान और मुंह बंद कर लेता है। एक तरफ गांधी जी के 3 बंदर तो सुने थे हमने, मोदी जी के भी 3 बंदर दिखने लग गए हैं। अफसोस होता है देखकर कि कैसे आप होने दे रहे हो। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र जैसे बयान, प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान जैसे बयान, प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह के बयान, और बाकी नेताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए क्या किस तरह की बातें करते हैं वो। देश में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए 4 जून के बाद बहुत कुछ बदलना होगा। इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको जो आघात पहुंचा है वो कई दशक पीछे जा चुकी है। उसको फिर से पटरी पर लाना आसान काम नहीं होगा। लेकिन सर, क्योंकि आपने चुनाव आयोग का जिक्र किया, क्या चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है? क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जिस तरह से सामने आए कि पहले और 2 चरण के मतदान आते हैं और 6% का इंक्रीज देखने मिलता है। EVM को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वोटिंग जो हो रही है, और जैसे कि आप कह रहे हैं, चलिए मानते हैं हम कि आपके पक्ष में हम सोचते हैं कि हवा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मशीन में देखने मिलेगा या फिर वो चीज़ें सामने आएंगी? इसे लेकर क्या करें? हम तो चुनाव आयोग पे भरोसा करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन फिर जब हम देखते हैं राहुल गांधी को नोटिस देने में 1 मिनट लगाते हैं,
नरेंद्र मोदी के बयान पे नोटिस नरेंद्र मोदी को नहीं जाता, बेचारे नड्डा जी को जाता है। नड्डा जी पे बड़ा बुरा लगता है, उनका नाम लेते हुए भी अफसोस होता है कि नाम के बेचारे अध्यक्ष, नोटिस लेने के अध्यक्ष हैं बस। लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग की स्थिति क्या है, हाथ कांपते हैं उनके प्रधानमंत्री को नोटिस देने में। अब प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, सब बराबर है चुनाव आयोग की नज़रों में। तो उनकी नज़रों में नरेंद्र मोदी का कद बड़ा नहीं हो सकता, क्यों है हमें नहीं समझ में आ रहा। फिर आपने आंकड़ों की बात की, हम खुद हैरान हैं, देश भी हैरान है कि 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ जाते हैं 5 बजे और 8 बजे के बीच में, या 5 और 6 के बीच में। तो जो आंकड़े आए हैं उनको हम भी स्टडी कर रहे हैं। हम लोग भी बड़ी मुस्तैदी से ईवीएम्स के ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, और फॉर्म C-17 के बारे में हम भी अपने जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं हमारे, वर्कर्स हैं हमारे, काडर है हमारा, उन सबको हम भी शिक्षित कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। ठीक, मेरा आखिरी सवाल है और ये आपके लिए पर्सनल सवाल है जो मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि आपका नाम उस लिस्ट में आएगा, जो लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई थी राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए भी हम उम्मीद कर रहे थे। पवन खेड़ा कहाँ जाना चाहेंगे, और अब तक पवन खेड़ा लोकसभा या राज्यसभा में हम लोगों को क्यों नहीं दिखा? इस चुनाव के बाद तो मैं साबरमती आश्रम में जाके कुछ दिन बैठूंगा क्योंकि इतना टॉक्सिक हो गया है ये चुनाव। और मुझे खुद कई बार अफसोस होता है कि कितना बोलना पड़ रहा है इनके खिलाफ, लेकिन अब क्या करें, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि काम ही ऐसे करते हैं। तो रही बात राजनीतिक महत्वाकांक्षा की, तो सबकी होती है, मेरी भी है, जाहिर सी बात है। मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कुछ मिले, लेकिन जब नहीं मिलता तो कुछ घंटों का अफसोस होता है, फिर से वापस शुरू हो जाते हैं हम काम करना। पिछली बार जब नहीं हुआ था तो मैंने टिप्पणी की थी, मेरी तपस्या में कमी रह गई, लेकिन मैंने भगवान नहीं बदला, फिर से तपस्या शुरू कर दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से बेबाकी से आपने बात की, जितने भी मुद्दे हमने उठाए, आपने जो बात की, मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा और हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख के बाद एक बार फिर से आपसे बातचीत करेंगे, जो नतीजे आएंगे उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन पवन खेड़ा, आप देश भर घूम रहे हैं, आप मुंबई आए और आपने समय दिया, और हमारे ऐसे एक छोटे से चैनल को आपने इतना समय दिया, उसके लिए आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता था, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप आमंत्रित करें तो मैं आऊँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।